Hello, welcome you all to Afbau and really sorry for the delay. Combined Geoscientist मेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारा टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज चल रहा था. चलिए शुरू करते हैं. हायर एंड कम्प्लेक्स ऑक्साइड्स मीन्स दैट बाइनरी मेटल ऑक्साइड्स दैट डू नॉट हैव 1:1 मेटल इज टू ऑक्सीजन रेशियो. जहां पे मेटल और ऑक्सीजन 1:1 रेशियो में नहीं है, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिना, दिस काइंड ऑफ ऑक्साइड्स. और कम्प्लेक्स ऑक्साइड हम किसको बोलेंगे? जहां पे ions of more than one metal is present. For example, BaTiO3 और CaTiO3. ये दोनों ही जो मैं एग्जांपल दिया ये पेरोव्स्काइट का एग्जांपल है. और कम्प्लेक्स ऑक्साइड ऑल्सो कैन बी रिफर्ड एज मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड. इसके अंदर भी डिविजन है like ternary oxide, quaternary oxide, etc. Now in GSI main syllabus, there are some particular kinds of oxides. One of them is corundum. corundum के spelling में कहीं कहीं पे 1R है और कहीं पे R है. So this kind of structure is adopted by many oxides of the stoichiometry M2O3. M क्या है? Metal ion और more specifically metal ion which can stay as M3+ ionic state. और ये जो नाम दिया गया है कोरंडम, दैट इज एक्चुअली ए मिनरल विच इज अल्फा एल्यूमिना. अल्फा एल्यूमिना को हम कोरंडम के नाम से जानते हैं. और अल्फा एल्यूमिना टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल Fe2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड और रिनियम ऑक्साइड, इनको हम इंक्लूड करेंगे अंडर कोरंडम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. दिस इज ए क्रिस्टल डायग्राम ऑफ स्पेशली अल्फा एल्यूमिना वेयर दिस ब्लू बॉल्स आर एक्चुअली O2- आयंस. और ऑक्सीजन आयंस के जो हेक्सागोनल एरे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन हेक्सागोनल एरेज के बीच में 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्युपाइड बाय कैटायन, इन दिस केस एल्यूमिनियम 3+ आयंस. सो ये जो स्मॉल साइज के ग्रीन कलर्स एटम्स है, दीज आर Al3+ और एल्यूमिनियम आयंस. कोरंडम स्ट्रक्चर्स जनरली हैव ए हायर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि अल्फा एल्यूमिना हैज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ more than 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. कोरंडम स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी क्या है? एल्यूमिना से फॉर्म होने के बावजूद भी इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस एल्यूमिनियम 3+ कैटायन बाय अदर ट्राइवेलेंट कैटायंस. जैसे कि अगर हम कुछ एल्यूमिनियम कैटायंस को क्रोमियम से रिप्लेस करें, दैट इज कॉल्ड पार्शियल रिप्लेसमेंट, तो हमको एक रेड कलर का जेमस्टोन मिलेगा विच इज नोन एज रूबी. सिमिलरली अगर हम Fe3+ आयन से एल्यूमिना को रिप्लेस करें, देन वी विल गेट ब्लू सफायर which is used as a well-known jewelry material. Now the electrical properties of corundums, जो कि मेटेलिक से लेके इंसुलेटर तक सब टाइप के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है. फॉर एग्जांपल क्रोमियम ऑक्साइड एंड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, दीज आर इंसुलेटर्स. जबकि टाइटेनियम ऑक्साइड और वैनेडियम ऑक्साइड दे कैन शो मेटेलिक कैरेक्टर और सेमीकंडक्टर नेचर बिलो 410 केल्विन एंड 150 केल्विन रेस्पेक्टिवली. और वैनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दे ऑल्सो कैन शो एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अब एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है? फॉर दैट वी नीड टू नो दैट डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, पैरामैग्नेटिज्म क्या है, फेरीमैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म, एंड देन कम्स एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी. सो इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आप अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल को रखते हो एंड दे आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, then it will be called diamagnetic material, जैसे एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड etc. और मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस में जो सब्सटेंसेस स्लाइटली और फिबली अट्रैक्टेड फील करेगा, then those substances will be known as paramagnetic materials. For example, aluminium, chromium, platinum etc. और अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील करता है and can be permanently converted to a magnet, then we can call it ferromagnetic material. For example, iron, cobalt, nickel, steel, gadolinium etc. Now in case of ferromagnetic material, all the spins are aligned towards a same direction parallel to each other in the magnetic domain. जबकि in case of antiferromagnetic material, some spins are upward but some spins are also downward. But number of spins जो कि एंटी पैरेलल है उसका नंबर कम है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंटी पैरेलल स्पिन है विच आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है. लेकिन
the number of upward parallel spins they are 5 that is greater than these 4 anti-parallel spins जो कि magnetic field में strongly attracted feel करता है. So finally this kind of magnetic spin arrangement leads to antiferromagnetic properties. Now alpha alumina और corundum is a 6:4 coordination species जो कि बाकी trivalent metal ions के साथ solid solutions. Previous lecture series में solid solution के ऊपर था एक topic. So corundum can form solid solutions with other trivalent metal ions. अब हायर ऑक्साइड्स में सिलेबस में नेक्स्ट क्या है? रिनियम ऑक्साइड. रिनियम किस ग्रुप में बिलोंग करता है? मैंगनीज के ग्रुप में. मैंगनीज, टेक्नीशियम, रिनियम. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 N-1 D5. एंड रिनियम ऑक्साइड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स में जो मेटल पार्टिसिपेट्स करते हैं दैट रिमेन्स इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर जहां पे ब्लैक कलर्ड बबल्स रिप्रेजेंट करता है रिनियम 6+ कैटायंस को और वो 8 रिनियम कैटायंस ऑक्यूपाई द 8 कॉर्नर्स ऑफ दिस क्यूब. और O2 माइनस एनायन कौन से पोजिशंस में है? इस क्यूब के आप कोई भी एज ले लो और उस एज के अंदर बिल्कुल एट द मिडिल पॉइंट यू कैन फाइंड द ऑक्साइड एनायंस. सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड एनायंस कितना होगा? हर एक एज में अगर 4 है देन इट विल बी टोटल ऑफ 12 ऑक्साइड एनायंस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ReO3 और रिनियम ऑक्साइड लाइक स्ट्रक्चर जहां पे हर एक रिनियम कैटायन is surrounded by 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total 6 number of oxide anions और हर एक oxide anion is surrounded by only 1 and 2 rhenium atoms. So coordination number क्या होगा? 6:2. Apart from rhenium oxide itself, which compounds can show rhenium oxide like structure? Tungsten oxide, aluminium fluoride, FeF3, etc. One unusual example is gamma form of UO3, uranium oxide. Now just like ruby, ReO3 is itself a bright red lustrous solid. और इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी काफी हाई है बिकॉज इट इमिटेट्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू नो कि ये स्पिनल और इनवर्स स्पिनल का स्ट्रक्चर और कैलकुलेशन CFAC कैलकुलेशन मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन आपको सब जगह काम पे आएगा, चाहे वो CSIR नेट का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो या फिर और कोई भी मास्टर्स लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो. सो the word spinel is actually named after the naturally occurring mineral spinel which is magnesium aluminium oxide. Spinel को हम normally कैसे express करते हैं? AB2O4 जहां पे A occupies 1/8 of the tetrahedral holes जबकि B occupies half of the octahedral holes. octahedral holes और tetrahedral holes में difference क्या है कि कोई भी unit crystal cell में number of atoms है X, then octahedral holes का number कितना होगा? X. और टेट्राहेड्रल होल्स का नंबर कितना होगा? डबल हो जाएगा, दैट इज 2x. फॉर एग्जांपल अगर हम FCC लैटिस या फेस सेंटर्ड लैटिस के बारे में बात करें तो FCC लैटिस में क्या होता है? FCC लैटिस में जो 8 कॉर्नर है क्यूब के उसमें तो एक एक एटम रहता ही है, उसके साथ में हर एक फेस में भी एक एटम एग्जिस्ट करता है जो 2 एडजेसेंट क्यूब के बीच में शेयर्ड है. सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस अगर 6 है और फेस पे एग्जिस्टिंग हर एक एटम 2 क्यूब के बीच में शेयर्ड है देन द टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 3. एंड इन केस ऑफ द कॉर्नर एटम्स ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स. So 8 corner atoms which are shared by 8 cubes will contribute 1. So total number of contribution will be 4 atoms. So the number of octahedral holes will be in this case 4 and the number of tetrahedral holes will be 2 into 4 that is 8 in case of FCC lattice. So बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि number of tetrahedral holes will be equals to 2 into number of octahedral holes. नाउ हम बात कर रहे थे स्पिनल्स के AB2O4 जिसको जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं. नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी एज्यूम दैट द A atom is in +2 oxidation state and the B metal ion is in +3 oxidation state. But there are actually different combinations जहां पे A cation +4 स्टेट में रह सकता है और B cation +2 में, या फिर A cation can exist as +6 oxidation state whereas B cation can exist as +1 oxidation state. But mostly we can see this structure. So magnesium aluminium oxide ये एक नॉर्मल स्पिनल है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए CCP array. CCP को आप FCP भी बोल सकते हो, where magnesium cation occupy 1/8 of the tetrahedral hole and aluminium 3+ ions occupy half of the octahedral holes. मैंने पहले ही बताया था कि FCP या CCP में टोटल नंबर ऑफ octahedral holes कितना है? 4. So number of tetrahedral holes कितना होगा? 8. So among these 4 octahedral holes
half, मतलब 2 octahedral holes are occupied by aluminium 3 plus ions, and among the 8 tetrahedral holes 1/8, मतलब 1 tetrahedral hole only is occupied by Mg2 plus ions. So normal spinel में जिसका स्ट्रक्चर है Ab2O4, नोटिस करने वाली बात क्या है, जो डाइवेलेंट कैटायन है दैट ऑक्युपाइज ओनली टेट्राहेड्रल होल्स, और जो ट्राइवेलेंट कैटायन है दैट ऑक्युपाइज ऑक्टाहेड्रल होल। ये आप ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल स्पिनल के केस में द डाइवेलेंट कैटायन ऑक्युपाइज टेट्राहेड्रल होल एंड द ट्राइवेलेंट कैटायन ऑक्युपाइज ऑक्टाहेड्रल होल। ये बाद में काम आएगा। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल स्पिनल। सो नाउ इन केस ऑफ इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे BaBO4 के तौर पे, जहां पे the B is in +3 oxidation state and occupies tetrahedral hole, और ब्रैकेट के अंदर जो B है that is also in +3 oxidation state but that occupies octahedral hole, और ये जो A है that is in +2 oxidation state and that occupies octahedral holes. So normal spinel के साथ inverse spinel में difference क्या है? The divalent cation, which is A in this case, occupies tetrahedral holes in case of normal spinel, but in case of inverse spinel it occupies octahedral hole. और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में शिफ्ट करने के वक्त CFAC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है? गेन होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी गेन हुआ। नाउ इन केस ऑफ इनवर्स स्पिनल जो ट्राइवेलेंट कैटायन है दैट इज इन दिस केस B, उसका आधा पोर्शन ऑक्टाहेड्रल होल्स लीव करके टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्युपाई करता है, और इन दिस केस लॉस ऑफ एनर्जी हैपेंस। सो हमें अगर कोई रैंडम स्ट्रक्चर दिया जाए AB2O4, जहां पे हमें पता नहीं कि A कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है या फिर B मेटल आयंस कौन से पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है, देन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? वी विल डिटरमाइन बाय this formula that gain of crystal field stabilization energy in shifting A from a tetrahedral hole to a octahedral hole if greater than the loss of CFSC in shifting B from octahedral hole to tetrahedral hole, then this structure will be of inverse spinel. So ये जो condition है, ये condition satisfy करता है inverse spinel को. Now let's discuss a case study of Fe3O4, ferrosulfuric oxide or magnetic oxide. Normally we know that the 5 degenerate d orbital मतलब जो same energy level पे है वो octahedral field में divide होते हैं in T2G and EG orbitals, जहां पे dxy, dyz and dxz, these 3 orbitals are in a degenerate level and occupies a stable position, whereas dx square minus y square and dz square, these 2 orbitals occupy a higher energy position. और ये 0.6 डेल्टा 0 डिनोट करता है EG ऑर्बिटल्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी कितने होंगे, और ये -0.4 डेल्टा 0 डिनोट करता है ये T2G ऑर्बिटल्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा। एंड ये सफिक्स में 0 नहीं है, दिस इज एक्चुअली O फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। एंड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड नीचे है E ऑर्बिटल्स एंड ऊपर है T2 ऑर्बिटल्स, जस्ट द रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। सो यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 0.4 डेल T, यहाँ पे T डिनोट करता है टेट्राहेड्रल फील्ड एनर्जी को। सो 0.4 डेल T इज द एनर्जी डिफरेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन स्टेइंग इन T2 ऑर्बिटल्स, और -0.6 डेल T इज द एनर्जी डिफरेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन स्टेइंग इन E ऑर्बिटल्स। अब हम CFSC को मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को डेल 0, बाय द वे CFSC कहां से आया है? CFT से, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हैंस बेथे एंड वैन ब्लेक। कभी कभार इस टाइप का भी क्वेश्चन नेट में, गेट में या कोई भी MCQ में आ जाता है। सॉरी, ये बेथे नहीं होगा, इट विल बी ब्लेक, वैन ब्लेक। सो CFSC को हम डेल O या फिर डेल T के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो we can present this by dq, and 10 dq equals to 1 del O. dq क्या है? dq is known as differential of quanta. ये एनर्जी का एक यूनिट है एंड दिस इज ओनली फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन del O and dq. And what is the relation between crystal field stabilization energy for octahedral field and tetrahedral field?
that is del O equals to 9/4 del T. Now let's go to the case study where we need to determine कि Fe3O4 actually normal spinel state में रहता है या फिर inverse spinel state में रहता है. So अगर हम इसको normal spinel state में लिखे जहाँ पे Fe2 cations जितने भी Fe2 cations है वो tetrahedral holes ऑक्यूपाई करता है और जितना भी Fe3+ cations है वो octahedral holes ऑक्यूपाई करता है, then this becomes a normal spinel. और इनवर्स स्पिनल के केस में क्या होगा, जो डाइवेलेंट कैटायन है दैट इज Fe2 वो ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करेगा और हाफ ऑफ द ट्राइवेलेंट कैटायन टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करेगा. सो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि हमें कैसे डिटरमाइन करना पड़ेगा, हमें देखना है कि गेन ऑफ CFSC इन शिफ्टिंग A मतलब बाइवेलेंट कैटायन फ्रॉम टेट्राहेड्रल होल्स टू ऑक्टाहेड्रल होल्स क्या होगा. मतलब इन दिस केस Fe2+ कैटायंस टेट्राहेड्रल होल से जब ऑक्टाहेड्रल होल ऑक्यूपाई करेगा देन गेन ऑफ CFSC कितना होगा. सो Fe2+ इलेक्ट्रॉन्स में कितना रहता है, नॉर्मली Fe हैज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s2 एंड 3d6 इलेक्ट्रॉन. So Fe2+ cation will have the configuration of 4s0 and 3d6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इन d ऑर्बिटल्स. फर्स्ट हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल कंडीशन में अगर टेट्राहेड्रल होल ऑक्यूपाई करता है ये जितने भी बाइवेलेंट कैटायन है तो CFSC क्या होता, 1 2 3 4 5 6. इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वी गेट दैट 3 इलेक्ट्रॉन E में रहेगा और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन T2 में रहेगा. सो हम CFSC कैलकुलेट कैसे करेंगे, T2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इंटू 0.4, ये जो है 0.4 डेल्टा T, 3 इंटू 0.4 माइनस क्यों, फॉर दिस माइनस साइन, माइनस 0.6 इंटू नीचे भी है 3 इलेक्ट्रॉन सो इंटू 3, और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा T. सो हेयर डेल्टा T, सो टोटल CFSC विल कम माइनस 0.6 डेल T, और डेल T के साथ डेल O का रिलेशन क्या है, वी हैव सीन प्रीवियसली दैट डेल O इक्वल्स टू 9/4 del T. By applying that formula we get that minus 0.27 del O. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी में माइनस साइन को इग्नोर करेंगे बिकॉज माइनस साइन हियर डिनोट्स द एनर्जी इज रिलीज्ड, because in the name of crystal field stabilization energy, stabilization denotes what, stabilization of anything denotes that the energy gets lowered, मतलब एनर्जी रिलीज होगा. और CFSC के कैलकुलेशन आप जितना भी करोगे देखोगे CFSC ऑलवेज विल बी आइदर नेगेटिव और जीरो, CFSC कभी भी पॉजिटिव नहीं आता है. सो एनीवे तो हम इसका मॉड वैल्यू लेंगे जब भी कंपेयर करेंगे तो. सो Fe2+ आयन्स अगर टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करके रहता है तो एनर्जी या CFSC विल बी दिस. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्टाहेड्रल केस, ऑक्टाहेड्रल होल्स अगर ऑक्यूपाई करके रहता है तो सिनेरियो क्या होगा, वहां पे भी ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 1 2 3 4 5 एंड 6. ये ऑक्टाहेड्रल सिनेरियो है, मतलब नीचे T2G और ऊपर EG. सो इन दिस केस अगर हम CFSC कैलकुलेट करें, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है सो 2 इंटू 0.6 माइनस नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है सो 4 इंटू 0.4, और यहाँ पे यूनिट होगा डेल O क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं. द आंसर विल बी 0.4 डेल O. ये हो गया आपका CFSC जब Fe2+ आयन्स ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करेंगे. सो अगर हम इन दोनों CFSC को सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब मॉड वैल्यू ऑफ माइनस 0.4 से मॉड वैल्यू ऑफ माइनस 0.27 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें देन वी विल गेट गेन ऑफ CFSC दैट इज 0.13 del 0. सो यहाँ पे गेन ऑफ CFSC हुआ. हम सेकेंड केस सिनेरियो देखेंगे जहां पे हाफ ऑफ द Fe3+ कैटायन अगर ऑक्टाहेड्रल होल से टेट्राहेड्रल होल ऑक्यूपाई करता है तो लॉस ऑफ CFSC कितना होगा वो हमें देखना है. नाउ Fe3+ आयंस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज 4s0 3d5 मतलब d ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन है. इसको अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करें देन इट विल कम 3 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स in EG orbital. By the way, in case of electron distribution among d orbitals, either in case of normal spinel or in case of inverse spinel, हमें generally high spin complex ही मिलता है क्योंकि the oxide anion is always a very weak field ligand. So इसको आप ध्यान में रखिएगा कि oxide is always a weak field ligand
देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक कोबाल्ट एटसेट्रा, वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन जनरली नॉर्मल या इनवर्स स्पिनल में डी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के वक्त कभी भी पेयर अप मत कीजिएगा। सो एनीवे, इन दिस केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल डिस्ट्रीब्यूशन CFSE कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है EG ऑर्बिटल्स में, सो 2 इंटू 0.6, और 3 इलेक्ट्रॉन्स है T2G ऑर्बिटल्स में, so minus 3 into 0.4. So these two will cancel each other and the answer will come 0 del 0. And in case of tetrahedral field also, if you calculate, then you will get that the CFSE in this case also will come as 0. So Fe3 plus ions जो ट्राइवेलेंट कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल होल से टेट्राहेड्रल होल ऑक्युपाई करने के वक्त नाइदर गेन नॉर लॉस हैज हैपेंड। और हमारा कंडीशन क्या था? हमारा कंडीशन था कि gain of CFSE in shifting the bivalent cation from tetrahedral hole to octahedral hole अगर ज्यादा होता है then the loss of CFSE in shifting the trivalent cation from octahedral hole to tetrahedral hole, then inverse spinel structure will be favored। और यहाँ पे in this case of Fe3O4 वही हमें देखने को मिला कि gain of CFSE is 0.13 del 0 which is greater than 0 CFSE। So we can conclude that Fe3O4 will remain as inverse spinel। अब इन केस ऑफ एग्जाम रफ कैलकुलेशन करने के लिए आप ये चीज ध्यान में रखना कि 1 DQ इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज इक्विवेलेंट टू 2 DQ इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। मतलब अगर आप डेल O या फिर डेल T में डील नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट 10 DQ में डील करना चाहते हो, देन इट विल बी इजियर फॉर यू इन केस ऑफ एग्जाम। जैसे कि Fe2 प्लस जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 एंड 4s0, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अगर आप इसको स्प्लिट करोगे देन इट विल कम 1 2 3 4 5 एंड 6। DQ में एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा? ऊपर आएगा +6 DQ एंड नीचे आएगा -4 DQ। सो CFSE विल बी 6 into 2 minus 4 into 4, that is -4 DQ। ये आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। और टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होगा? टेट्राहेड्रल फील्ड में नीचे 2 d ऑर्बिटल और ऊपर 3 d ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 1 2 3 4 5 एंड 6। DQ में एनर्जी को डील करोगे तो क्या होगा? ऊपर +4 DQ और नीचे -6 DQ। सो CFSE विल बी इक्वल्स टू 3 into 4 माइनस नीचे कितना है? 3, सो 3 into 6 DQ इक्वल्स टू -6 DQ। ये आपका टेट्राहेड्रल फील्ड में। सो डिफरेंस क्या होगा? टेट्राहेड्रल फील्ड से ऑक्टाहेड्रल फील्ड जाने में कितना डिफरेंस हो गया? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो DQ आंसर आएगा दैट विल बी डबल ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड में जो DQ में आंसर आएगा। सो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारा कितना आंसर आया था? -4 DQ। सो इसको अगर हम टेट्राहेड्रल फील्ड में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा -8 DQ। अब हम कंपेयर करेंगे कि -8 DQ और -6 DQ में कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली -8 DQ, क्योंकि हमें मॉड वैल्यू लेना है, माइनस साइन को इग्नोर करना है। सो Fe2 प्लस आयंस टेट्राहेड्रल फील्ड से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जाने के वक्त 8 - 6 दैट इज 2 DQ एनर्जी गेन करता है। सो ऐसे ही अगर आप Fe3 प्लस आयंस में ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड का डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ DQ कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर आएगा 0 DQ। नाउ 2 DQ इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 DQ, सो ऑब्वियसली Fe3O4 इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर प्रेफर करेगा देन नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर। सो इन माय ओपिनियन एग्जाम हॉल में अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है तो आप DQ फॉर्म में कैलकुलेट कीजिए, ना कि डेल O या फिर डेल T। अब मैं जो एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा था दैट इज कोबाल्ट, because in case of cobalt 3 plus ions it forms low spin metal oxides। चाहे लिगेंड कितना भी वीक फील्ड हो ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेगा। सो कैलकुलेशन शोज इट शुड स्टे इन नॉर्मल स्पिनल। अगर आप CO3O4 का कैलकुलेशन करोगे इट विल शो दैट इट शुड स्टे इन नॉर्मल स्पिनल, जबकि एक्चुअली इट फॉर्म्स इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर। ये आप ध्यान में रखिएगा। और नीचे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है ताकि आपको याद रहे स्पिनल फॉर्म में कौन सा रहता है और इनवर्स स्पिनल फॉर्म में कौन से कंपाउंड्स रहता है। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट है, निकेल है, Fe है,
ये 3 मेटल कैटायन अगर बाइवेलेंट कैटायन के फॉर्म में आपको दिखे कोई भी Ab2O4 स्ट्रक्चर में and as B if you get Fe3+, then you can safely say that the structure will prefer inverse spinel. Now some more information about the magnetic properties of inverse spinel and spinel. The inverse AFe2O4 जहाँ पे A हो सकता है Fe या तो कोबाल्ट या तो निकेल आर कॉमनली कॉल्ड फेराइट्स और ये फेरी मैग्नेटिज्म शो करता है। फेरी मैग्नेटिज्म क्या है मैंने आपको पहले ही कहा था। इन केस ऑफ एनी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बिलो टीसी, टीसी मतलब कुरी टेम्परेचर। मैग्नेटिज्म में दो टाइप का टेम्परेचर होता है, एक है Tn दैट इज नील टेम्परेचर और एक है कुरी टेम्परेचर। कुरी टेम्परेचर क्या है? कुरी टेम्परेचर डिनोट करता है कि अगर कोई मटेरियल जो कि ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक था, अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल था, उसको अबव और इक्वल्स टू कुरी टेम्परेचर में लिया जाए देन इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म। जबकि नील टेम्परेचर और Tn डिनोट करता है कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को नील टेम्परेचर के अबव आप लेके जाओगे देन इट विल बिकम पैरामैग्नेटिक, मतलब ये अच्छा मैग्नेटिज्म दिखाएगा, जो कि पहले मैग्नेटिज्म नहीं दिखाता था क्योंकि ऑल द स्पिन्स वुड कैंसिल ईच अदर। अगर उसको नील टेम्परेचर के ऊपर लिया जाए देन इट विल बिकम पैरामैग्नेटिक। और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है बिलो कुरी टेम्परेचर द स्पिन्स आर अलाइड एंटी पैरेलल बट डू नॉट कैंसिल ईच अदर। सो सम ऑफ द इनवर्स स्पिनल्स शोज फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर जिसको हम फेराइट के नाम से जानते हैं। नाउ अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ स्पिनल्स। इनवर्स स्पिनल या तो सेमी कंडक्टिविटी दिखाता है नहीं तो मेटेलिक कैरेक्टर दिखाता है, जबकि नॉर्मल स्पिनल्स आर इंसुलेटर्स मोस्टली। ये जो सेमी कंडक्टिविटी है दैट इज शोन बाय हॉपिंग मैकेनिज्म, जहां पे डाइवेलेंट कैटायन जो कि ऑक्टाहेड्रल होल ऑक्युपाई किया है और ट्राइवेलेंट कैटायन ऑल्सो ऑक्युपाइंग द ऑक्टाहेड्रल होल कैन पार्टिसिपेट इन होल माइग्रेशन, और इसी को हम कहते हैं हॉपिंग मैकेनिज्म जो सेमी कंडक्टिविटी को जनरेट करता है इन केस ऑफ इनवर्स स्पिनल्स। नेक्स्ट इन सिलेबस इज द पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। इट इज नेम्ड आफ्टर द मिनरल पेरोव्स्काइट दैट इज कैल्शियम TiO3, जबकि मोर कॉमन पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर जो कि यूज होता है दैट इज BaTiO3। सो पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर को हम इन एनी ऑफ दिस थ्री फॉर्म्स, ये उसका कुछ एग्जाम्पल है आप नोट कर लीजिएगा। इनमें से मोस्ट कॉमन है दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे जो डाइवेलेंट कैटायन है दैट ऑक्युपाइज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर केस कैल्शियम 2+ आयंस एक कॉर्नर्स को ऑक्युपाई करके रहता है। देन द केस ऑफ टेट्रावेलेंट कैटायन विच इज इन दिस केस इज टाइटेनियम 4+, ये रहता है बॉडी सेंटर में, और जो O2- है दैट रिमेन्स इन द फेस सेंटर्स। सो टोटल 6 O2- आयंस आपको देखने को मिलेगा इन एनी पेरोव्स्काइट क्रिस्टल। डाइवेलेंट कैटायन दैट इज Ca2+ इन दिस केस, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 8 × 1/8 दैट इज 1। फेस सेंटर में रहने वाला ऑक्साइड एनायंस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 6 × 1/2 दैट इज 3, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेट्रावेलेंट कैटायन विल बी 1 क्योंकि ये बस BCC में या बॉडी सेंटर में रहता है। पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर को आप रिनियम ऑक्साइड स्ट्रक्चर से भी रीजेनरेट कर सकते हो, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ ReO3। अगर आपको याद है मैं ऊपर एक बार दिखा देता हूं, फिर भी ReO3 का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा था जहां पे 8 रिनियम एटम जो 8 कॉर्नर्स है क्यूब का उसको ऑक्युपाई कर रहा था, और जो 12 ऑक्साइड एनायन है वो हर एक एज का मिडिल पॉइंट ऑक्युपाई कर रहा था। सो इन द केस ऑफ पेरोव्स्काइट चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर में जहां पे रिनियम कैटायन था उसको रिप्लेस करेगा Ti4+। टाइटेनियम 4+ कैटायन विल रिप्लेस द कॉर्नर्स। ऑक्सीजन की जगह पे रहेगा, मतलब हर एक एज जो क्यूब का 12 एजेस है उस एजेस का मिडिल पॉइंट ऑक्युपाई करके रहेगा O2- एनायंस। और एक्स्ट्रा एडिशन क्या है? एक्स्ट्रा एडिशन है Ca2+। Ca2+ कैटायन ऑक्युपाई करेगा बॉडी सेंटर पोजीशन को। सो ReO3 स्ट्रक्चर को ऐसे मॉडिफाई करके यू कैन गेट पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। नाउ सम ऑफ द मिक्स्ड फ्लोराइड्स जैसे कि KZnF3 adopt perovskite structure. Other than that, some of chlorides in this form can also adopt perovskite structure, and some sulfides can also adopt perovskite structure. Importance क्या है? Most of the perovskite structures like BaTiO3 or indium barium copper oxide show superconductivity. बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बिल्कुल CaTiO3 स्ट्रक्चर के जैसे होगा because it is a cubic perovskite, whereas this special superconductive perovskite
have a unit cell where three perovskite structures are stacked onto each other. So this is all about today's lecture. Thanks and have a nice day.